मेरा एक सवाल है आप लोगों से, कितने पेपर पिक कर रहे हैं इस अटेम्प्ट में? कितने पेपर देने हैं इस अटेम्प्ट में? देने हैं इस अटेम्प्ट में? नहीं, देने ही नहीं है। 3। कितने देने हैं? कितने पेपर देने हैं? कितने देने हैं? चार देने हैं? 3 4 देने हैं। तो ये 3 पेपर पिक करते हुए या 4 पेपर पिक करते हुए कोई डराता नहीं बंदा आपको? सुना नहीं आज तक ये बड़े मुश्किल है, ये तो होते नहीं है, ऐसे या वैसे कुछ इस तरह सुना आज तक? कितना डराते होंगे आपको कि ये 3 पेपर तो होते ही नहीं है, 4 पेपर तो होते ही नहीं है, ऐसा है कि नहीं? मैं रिसेंट कुछ स्टैट्स शेयर करता हूँ जस्ट टू मोटिवेट यू कि आपने जितने पेपर पिक किए हैं वो प्रैक्टिकली डूएबल भी हैं, पॉसिबल भी हैं। ये अभी चूँकि ऑटम 24 की अटैम्प्ट हुई है, रिजल्ट महीने बाद आने, उसके स्टैट्स तो हमारे पास नहीं है। स्प्रिंग 24 के स्टैट्स मैं आपसे शेयर करता हूँ, साथ कंपैरेटिवली ऑटम 23 के भी स्टैट्स हैं कि स्प्रिंग 24 में अराउंड 1734 बच्चों ने कैफ क्वालिफाई किया था और ऑटम 23 में 1761 अराउंड सेम ही है। अब 4 पेपर कितने बच्चों के पास हुए हैं वो देखते हैं। ऑटम 23 में थे 117 और स्प्रिंग 24 में कितने हैं? 154। इसका मतलब वो बच्चे जो 4 पेपर पास कर सकते हैं उसकी तादाद में क्या हुआ है? इजाफा हुआ है। चलें, ये 150 बच्चा है, नॉर्मली होता भी, पागल होते हैं, जहादी होते हैं, माँ बाप ने घर से निकाला होता, काम में क्या होता है, सिर्फ पढ़ना होता है, ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। फिर आते हैं 3 पेपर के ऊपर जो एक डूएबल है, लेकिन आपको कहा जाता है कि 3 पेपर भी नहीं होते। आप देखें 3 पेपर ऑटम 2023 में कितने बच्चों ने पास किए थे? 1277 बच्चों ने। और स्प्रिंग 24 में कितनों ने पास किए हैं? 1631। ये तुक्का नहीं है कि मतलब आपकी एक अटैम्प्ट में 400 बच्चों का इंक्रीज़ होना, ये बिल्कुल भी तुक्का नहीं है। इसलिए मैंने कन्फर्म किया कि आप में से मेजोरिटी कितने पेपर दे रहे हैं। ये जो 3 पेपर जिन बच्चों के पास हुए हैं इसमें से मेजोरिटी वो होंगे जिन्होंने पेपर 4 दिए होंगे और कितने पास हुए होंगे? 3। और ये 1631 नंबर बहुत बड़ा नंबर है। ये होता ना 200 होता, 300 होता, 400 होता, या इवन 500 भी होता, हम कहते हैं 500 पागल है, बट 1631 पागल नहीं हो सकते। इट मीन्स कि अगर आपने आज डिसाइड किया है कि मैंने 3 पेपर देने हैं तो 3 पेपर पिक करना, पहली अटैम्प्ट में पास करना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है और ये इजी भी है। बिकॉज अब इजी इन सेंस कि 1631 बच्चे पास करके बैठे हैं। इस अटैम्प्ट का रिजल्ट आएगा तो ये रेशो और भी इंक्रीज हुई होगी, बिकॉज अब बच्चा जो आ रहा है उससे पता है मैंने करना क्या। पीआरसी करता है 5-4 महीनों में, कैफ के 3 पेपर पकड़ता है, 3 पेपर, और 1.5 साल में कैफ करके इंडक्शन पे जा रहा है। रिसेंटली फर्म्स ने अपने क्राइटेरिया भी इसलिए चेंज कर दिया बिकॉज मार्केट में अब 1.5 साल का कैफ, 2 साल का कैफ जो है वो आम होता जा रहा है। तो पेपर सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और पेपर देने कितने, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप देखें तो जिन बच्चों के 2 पेपर पास हुए हैं उनकी स्ट्रेंथ कम हुई है। ऑटम 23 में 2881 थे, फिर कितने हो गए? 2843। जिन बच्चों का 1 पेपर पास हुआ है वो ऑटम 23 में 5633 थे, अब कितने हो गए हैं? 5074। ये नहीं है कि वो नंबर ऑफ पेपर्स क्यों हुए कम, बिकॉज बच्चे जो हैं अब वो 3 पेपर या 4 पेपर अटेम्प्ट करके उसके डोमेन में फॉल कर रहे हैं। तो इफ़ यू आर अपेयरिंग इन 3 पेपर्स यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि आपके ये 3 पेपर पास हो सकते हैं। और 3 पेपर ऑन एवरेज ये 4 या 5 महीने के सेशन में पास करना बहुत आसान है अगर आप प्लान्ड वे में चलते हैं। थोड़ी सी प्लानिंग लेके चलें, अपनी लाइफ को थोड़ा सा सॉर्ट करें, थोड़ा सा रूटीन वेज में आए, आपके पेपर जो हैं वो इजीली क्या हो सकते हैं? पास हो सकते हैं। तो जस्ट टू मोटिवेट यू कि अगर आपने 3 पेपर पिक किए हैं तो यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ कि 3 पेपर आई कैप में पास हो रहे हैं। ये कोई हवा में बात नहीं कर रही, आई कैप के ऑफिशियल स्टैट्स हैं कि 1631 बच्चों ने रीसेंट अटैम्प्ट जो स्प्रिंग 24 की थी उसमें 3 पेपर पास किए हैं। तो अगर वो कर सकते हैं तो आप भी क्या कर सकते हैं? 3 पेपर पास कर सकते हैं। उसके बाद ज़रा हम आते हैं स्प्रिंग 24 के रिज़ल्ट के ऊपर। आई कैप के ऑफिशियल रिज़ल्ट्स हैं, यहाँ पे थोड़ी सी बात करती हैं और यहाँ पे आपको गाइड भी करना इंपॉर्टेंट है कि हमारे माशाल्लाह से, क्योंकि अभी आप सब ग्रुप ए में हैं, तो जो ग्रुप ए में टॉप करते हैं पेपर नीचे से वो ग्रुप ए में ही है। मतलब
अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे गंदा रिजल्ट आता है वो किसका होता है? FAR1 का। ये सबको पता है कितना है, 27.7% जो है वो किसका रिजल्ट है? FAR1 का रिजल्ट है जो आपको पेपर में मिल रहा होता है। उसके बाद सेकंड कौन सा है? अगर आप देखें तो 33.7% किसका है? बिजनेस लॉ का है। उसके बाद थर्ड पे देखें तो वो कितना है? टैक्स का 34.6% है। तो आपके पेपर भी यही होंगे, FAR1, टैक्स और बिजनेस लॉ। और यही 3 पेपर क्या है, टॉपर्स में आ रहे हैं नीचे से कि सबसे गंदा कौन सा होगा? R1, उसके बाद बी लॉ है, उसके बाद टैक्स है। आप देखें कंपैरिजन में कॉस्ट का रिजल्ट बेहतर है, FAR2 का रिजल्ट बहुत बेहतर है, MFA का रिजल्ट 50% से अबव है, कंपनी लॉ का रिजल्ट बेहतर है, इवन ऑडिट का रिजल्ट बेहतर है। क्यों? बिकॉज ग्रुप बी में जब बच्चा आता है वो क्वाइट मैच्योर होता है, उसको पता है मैंने पढ़ना कैसे है, उसको पता है मैंने टाइम मैनेज कैसे करना है, तो वो ग्रुप बी में स्ट्रगल नहीं करता। स्ट्रगल कहाँ पे करता है वो? हमेशा ग्रुप ए में, बिकॉज वहाँ देखा देखी पेपर सेलेक्ट कर लेते हैं, ना उनको पेपर का पता होता है पढ़ना कैसे है, मैनेज कैसे करने, और क्या हो जाता है, पेपर उनका फेल हो जाता है। तो टैक्स का रिजल्ट ऑन एवरेज 33% ही आता है। अब इसके रिजल्ट ख़राब होने की रीज़न्स क्या हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस आउट करते हैं। अभी आपको रीसेंट अटेम्प्ट का पेपर जो है वो डिस्कस आउट उसने दिया होगा कि ये पेपर रीसेंट अटेम्प्ट का, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। मैं आपके पास आता हूँ डायरेक्टली जंप करते हुए सिलेबस आउटलाइन के ऊपर कि हमारे सिलेबस की आउटलाइन क्या है टैक्स की, और हमने कैसे उसको लेके चलना है। आप PRC में पढ़ के आए हैं, और PRC में आप लोग I2B में मेरे ख्याल से पढ़ते हैं, टैक्स या इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, जिसमें बकायदा आपको चैप्टर नंबर 10 या 11 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें आप पढ़ते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ टैक्सेशन क्या है, कैनन्स ऑफ टैक्सेशन आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते होंगे। तो वहाँ पे कुछ बेसिक्स आपने टैक्स के बारे में पढ़ा होता है। अगर हम बात करें तो हमारा टैक्स का सिलेबस जो है वो 3 ग्रेड्स के ऊपर मुश्तमिल है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन में बात करनी है, बिकॉज यहाँ से मैंने आपको बताना है कि हम कल चैप्टर स्टार्ट कौन सा कर रहे हैं, और उनके हैंडआउट्स वगैरह जो हैं वो आपको मिलेंगे। टैक्स का पेपर पास करना कैफ में, ग्रुप ए में सबसे आसान है, इवन इट इज़ मोर ईजियर देन बी लॉ। अगर आप इसको तरीके से पास करते हैं तब, अगर आप इसको तरीके से नहीं करते तो वन ऑफ द वर्स्ट पेपर भी टैक्स के। देखिए टैक्स के पेपर के बारे में एक बहुत ही मशहूर चीज़ है, यहाँ तो ये फर्स्ट टाइम में पास होगा या तीसरी में होगा, ये दूसरी में नहीं होता। इसकी एक रीज़न है, वो रीज़न आपसे भी डिस्कस करता हूँ कि यहाँ के पेपर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलना है या इसने आपके तीसरी अटेम्प्ट लगवा जानी है। आप कभी भी जाके कोई सीनियर देख लें, किसी से मिल लें, जो सेकेंड अटेम्प्ट में होते हैं और मेजोरिटी यहाँ तो फर्स्ट अटेम्प्ट में बच्चा पास हो रहा है या थर्ड में हो रहा है। उसकी रीज़न है इसमें क्या करता है, सफ़र लाजमी कर रहा होता है, और ये पेपर पढ़ना, पेपर मैनेज करना क्वाइट ईजी है। आप मुझे पूछें कि पेपर सबसे आसान कौन सा है, आई विल गो विद द टैक्स, बिकॉज मुझे आता है। मैं इसको बिजनेस लॉ से भी आसान रेट करता हूँ, बिकॉज इसमें से मार्क्स सिक्योर करना बहुत आसान है अगर आप तरीके से इसको लेके चलते हैं। देखिए इसमें हमारा सिलेबस जो है वो 3 ग्रिड्स के ऊपर डिवाइडेड है, जिसमें ग्रिड ए जिसकी वेटेज जो है वो 5 से 10 नंबर की है। अभी आपको एक रीसेंट अटेम्प्ट का पास पेपर दिया होगा आपने, इसके ऊपर आएंगे आप लोग। ये पास पेपर अभी रीसेंट पेपर आया, इस रीसेंट पेपर में अगर आप जाएँ तो तकरीबन इसमें 8 के करीब सवाल आए हैं। जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका आखिरी, वो ग्रेड 1 में से आता है, और ये हमेशा पेपर में होता है। आखिरी पेज के ऊपर होगा, पेज नंबर 6 के ऊपर, और ये 8 नंबर का सवाल जो है उसने पूछा हुआ है। और ये आई कैप का हमेशा असूल है कि पेपर का आखिरी सवाल किस में से आना है, इसमें से आना है, इस पेज में से। इस ग्रेड में 3 चैप्टर्स जो हैं वो उसने शामिल किए हैं, जो मेरी बुक के मुताबिक चैप्टर नंबर 27 से लेके 30 होंगे, और आई कैप की बुक के चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 हैं। इसमें है क्या, इसमें फर्स्ट चैप्टर है जो आप इकोनॉमिक्स में I2B में पढ़ के आ चुके हैं, सेम रेप्लिका है, डैट इज़ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। के बताएं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, बताएं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। जैसे अभी आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट बी, ये आप PRC में पढ़ के आ चुके होंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन कौन से होते हैं, सेल्स टैक्स, कस्टम टैक्स। एक तो वो चैप्टर है, एक चैप्टर होगा आपका एथिक्स में, जिसमें आप पढ़ेंगे कैनन्स ऑफ एथिक्स क्या होते हैं, कैनन ऑफ टैक्सेशन क्या होते हैं, उनको डिस्कस आउट कर रहे होंगे, और एक आपका चैप्टर होगा कॉन्स्टिट्यूशन का।
तो इसमें से एक चैप्टर आप पीएस में पढ़ के आ चुके होते हैं, 2 चैप्टर आपने पढ़ने होते हैं, और वो क्वाइट इजी चैप्टर हैं जिसमें से फॉर श्योर आपको पेपर जो आना ही आना होता है। तो ये वो 3 चैप्टर्स हैं जिसकी वेटेज मिनिमम 5 नंबर, मैक्सिमम कितनी है 10। लेकिन आई कैप जो है इसमें से नॉर्मली आपके पास पिछली 5 अटैम्प्टों के भी सवाल आ जाएंगे, तो 8 मार्क्स पेपर में पूछ ही रहा है, जिसमें से इस ग्रेड में से एक चैप्टर आप पीआरसी में करके आ चुके होते हैं। और बाकी देखा जाए तो ग्रेड हमारे पास है इनकम टैक्स का और सेल्स टैक्स का। इसमें जो सेकंड बड़ा एरिया है वो सेल्स टैक्स का है, जिसकी वेटेज जो है वो 20 से 30 नंबर की है, और ये आपका सुपर इम्पॉर्टेंट एरिया है जो आपको पेपर पास करवाएगा या फेल करवाएगा। आप इसी पेपर के ऊपर आएँ ज़रा, क्वेश्चन नंबर 7 देखें और क्वेश्चन नंबर 6 देखें। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कितने मार्क्स का आया है, 20 नंबर का आया है। क्वेश्चन नंबर 7 के 2 पार्ट्स आए हैं और ये 9 नंबर के आए हैं अगर आप जमा करते हैं। ये दोनों सवाल जो आए हैं किस में से आए हैं, सेल्स टैक्स में से, और कितने मार्क्स का आया है 29 नंबर का। अगर आप हिस्टोरिकली इसकी एवरेज निकालें तो सेल्स टैक्स की ऑफिशियल ग्रेड तो 30 नंबर का है, लेकिन कितने मार्क्स का आता है, 28 मार्क्स का पेपर सेल्स टैक्स में से आ रहा होता है। आपके सामने पेपर है, इस अटेम्प्ट का है, आप इन दोनों को काउंट कर लें, 29 + 8 कितने मार्क्स बनते हैं, 37 मार्क्स जो हैं वो सिर्फ आई कैप इन 2 ग्रेड में से अभी रिसेंट पूछ के बैठे। और ये ऑन एवरेज अगर देखा जाए इन दोनों ग्रेड में से एग्जामिनर जो है 35 नंबर पूछता है। आपको डे 1 पे बता देता हूँ कि 35 नंबर ये पेपर में आपके आने ही आने, स्ट्रेट फॉरवर्ड गेस होता है ये। इस 35 में से या इस 37 में से अगर आप 30 नंबर भी सिक्योर कर लें जो इजीली हो जाते हैं, हो सकते हैं, आपका टैक्स का पेपर पास हो जाता है। बाकी सारा एरिया किसका है, इनकम टैक्स के बारे में है। इसकी वेटेज कितनी है, 60 से 70 मार्क्स की। अगर आप देखेंगे तो पहले 5 सवाल जो हैं आपके इस रिसेंट पेपर में वो किस में से आए हैं, इनकम टैक्स में से आ रहे हैं। अगर आप उनको काउंट भी करें तो कितने मार्क्स बनते हैं आपके सामने होंगे, अराउंड ये 63 के करीब मार्क्स, 64 के करीब मार्क्स जो हैं वो आपके इनकम टैक्स में से बन रहे होंगे। तो आपको पेपर पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, तो 30 यहाँ से निकाल लो, बाकी 70 में से 20 आप आराम से निकाल सकते हो। तो टैक्स का पेपर प्रैक्टिकली पास करना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप पेपर पास करना चाहते हैं डे 1 के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा आसान है अगर आपको पता हो कि किस एरिया में से कितने मार्क्स का आना है और क्या आना है। जैसे कुछ एरियाज़ हैं कि अगर आप पिछले 30 साल के पास पेपर भी निकाल लेंगे, वो चीज़ें, वो एरियाज़, वो क्वेश्चन पेपर में मिलने ही मिलने हैं आपको। जैसे सेल्स टैक्स है, जैसे ग्रेड ए की बात हो रही है, तो ये वो कुछ ऐसे एरियाज़ होंगे जो हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने पड़ेंगे। अगर हम इसके पेपर स्ट्रक्चर की बात करें तो कैफ 2 का पेपर जो है ये वन ऑफ द मोस्ट यूनिक पेपर जो है वो काउंट होता है। देखिए हमारे पास कैफ में कितने पेपर्स हैं, 8। यहाँ तो पेपर न्यूमेरिकल है, यहाँ पेपर क्या है, थ्योरेटिकल है। मतलब अगर आप बात करें रिपोर्टिंग के पेपर की, तो रिपोर्टिंग के पेपर क्या है, आपको पता है कि सारे न्यूमेरिकल्स ही हैं, 5-6 नंबर की थ्योरी आती है। R1 में भी यही है, CM में भी यही है, R2 में भी यही है, ऐसे ही है। अगर आप बात करें CMA के भी सारा क्या है, न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है। फिर हमारे पास आते हैं थ्योरेटिकल पेपर, बिजनेस लॉ हो गया, कभी उसमें कैलकुलेशंस नहीं आती। कभी देखा कोई पेपर बच्चा दे रहा हो बी लॉ का और साथ कैलकुलेटर के गया हो, ऐसा नहीं होता। कंपनी लॉ में कैलकुलेशंस नहीं है, न्यूमेरिकल्स नहीं है, ऑडिट में नहीं है। ये एक वाहिद पेपर है जो आपका न्यूमेरिकल भी है और जो आपका थ्योरेटिकल भी है। ये आपका पेपर न्यूमेरिकल भी है, ये आपका पेपर थ्योरेटिकल भी है। इट इज़ वन ऑफ द यूनिक पेपर, और ये आपने यहाँ भी पढ़ना है और ये आपने जाके CFA 5 में भी पढ़ना है, एडवांस टैक्स में। तो जो एडवांस टैक्स में पढ़ना है उसका 70% सिलेबस यहाँ पे आप कर रहे होते हैं जो कैफ लेवल का होता है। और इवन जो कैफ लेवल में आप टैक्स पढ़ते हैं तो प्रैक्टिकल जो टैक्स की नॉलेज है, जो टैक्स की सर्विसेज देनी होती हैं, इतनी ही नॉलेज आपको चाहिए होती है। अगर आप इसकी बात करें, आपके पास रिसेंट पेपर है, ज़रा देखेंगे पेपर को, देखते हैं इसमें से न्यूमेरिकल्स हमें कितने आए हैं। अभी देखते हैं कि किस तरह ए कैप की डिवीज़न है और ये पेपर पास करना इतना ईजी है कैसे, अगर थोड़ा सा आपने तैयार किया हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है डैट इज़ प्योर न्यूमेरिकल, 7 नंबर का, ज़रा मार्क्स काउंट कीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट, ये भी न्यूमेरिकल है, कितने हो गए? 7 और 7 14 होते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए, दैट इज ऑल्सो न्यूमेरिकल, कितने हो गए? 14 और 11 25। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, दैट इज ऑल्सो न्यूमेरिकल, कितने हो गए? 35। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पूरा न्यूमेरिकल है, कितने हो गए? 54। और क्वेश्चन नंबर 6 भी न्यूमेरिकल है, कितने हो गए? 74। इस अटेम्प्ट में ये जो आपके पास है, इसमें 74 मार्क्स के न्यूमेरिकल हैं और 26 मार्क की क्या आई है? थ्योरी आई है। ये तो एक बड़ा यूनिक सा पेपर था, बिकॉज इसमें आई कैप ने अपने सारे पास पेपर के ट्रेंड्स हर चीज़ ख़त्म कर दी है। उसने सबसे हट के पेपर मांगा है और साबित कर दिया कि भाई अगर आप पास पेपर करोगे मैं फेल कर दूंगा। ये बिल्कुल पास पेपर में ऐसा कैसा पेपर नहीं आया था। अगर आप ऑन द एवरेज जाएं पेपर स्ट्रक्चर की, तो आपको पेपर में अराउंड 8 क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में आने ही आने हैं। इसमें भी 8 हैं। हम हिस्टोरिकली जाएंगे, देखेंगे हर पेपर में आपको 8 के करीब सवाल जो है एग्जामिनर ने पूछने हैं। अब इसकी डिवीज़न ये है पेपर में कि मिनिमम जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कितने मार्क्स के आएंगे? 60 मार्क्स के। और थ्योरी कितने मार्क्स की होगी? आपकी 40 मार्क्स की होगी। ये मिनिमम है। वो न्यूमेरिकल्स की वेटेज बढ़ा रहा है, लेकिन कभी भी न्यूमेरिकल की वेटेज 60 से कम नहीं करेगा। तो इसलिए आपको डे 1 पे पता होना चाहिए कि ये वो पेपर है कि जिसको न्यूमेरिकली भी आपको तैयार करना पड़ेगा और आपको ये थ्योरेटिकली भी तैयार करना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी एंड वीक हुआ, आपका पेपर पास नहीं होगा। और फॉर श्योर इसकी पेपर की डिवीज़न जो है वो पिछली 5 अटैम्प्टों से सेम ही आ रही है। मतलब अगर आपके सामने पेपर है, आप लास्ट क्वेश्चन में आएंगे तो ये लास्ट क्वेश्चन हमेशा आपका ग्रेड ए से आएगा। आप पास पेपर जितने मर्जी उठा लें, ये किससे आएगा? ग्रेड ए से। थ्योरेटिकल होगा 8 नंबर का आएगा। फिर जो आपके पास सेल्स टैक्स के क्वेश्चन होंगे, सेल्स टैक्स को आपके हमेशा 2 क्वेश्चन ही आएंगे। इन 2 में से एक जो है वो आपको न्यूमेरिकल आएगा और एक आपको आएगा थ्योरेटिकल, जो पार्ट्स में होगा, पार्ट ए, बी और सी में जिसने गिवन किया हुआ है। और बाकी जो 5 सवाल होंगे वो किस में से आएंगे? आपको इनकम टैक्स में से, जिसमें से आपको 2 न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे और 3 आपको उसने शॉर्ट कैलकुलेशन या क्वेश्चंस दिए जाएंगे। ये पेपर की आपकी डिवीज़न है। ये डे 1 से ही यही डिवीज़न रहती है और सिलेबस आपका वो डिवाइड भी इस तरह करता है। अब जब आपको पता है कि ये सिलेबस है ही ऐसा, और अगर आप डे 1 से इस सिलेबस को इस तरह तैयार नहीं करते, गलती आपकी होती है। देखिए, आप में से कोई बच्चा ऐसा होगा जिसका न्यूमेरिकल्स बड़े ईजी होंगे, वो सफ़र कहाँ करता होगा? थ्योरी में सफ़र करता होगा। कोई बच्चा ऐसा होगा जो थ्योरेटिकली बड़ा कन्वीनियंट होगा और वो किस में सफ़र करता होगा? न्यूमेरिकल्स में सफ़र करता होगा। तो आपको पता है कि अगर आप एक चीज़ में स्ट्रॉन्ग है और एक चीज़ में वीक है, पेपर आपका पास नहीं हो सकता। यार चैप्टर 27 के भी हैंड आउट्स ले आओ, मैंने शेयर कर दिए थे आपको कल, उसके कहना जल्दी दे दे 10 मिनट के अंदर। तो एक आपका एरिया अगर वीक है, आपका दूसरा एरिया स्ट्रॉन्ग है, आपका पेपर पास नहीं हो सकता। तो दोनों को क्या करना पड़ेगा? आपको कैरी करना पड़ेगा। इसमें एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, डैट इज़ न्यूमेरिकल्स। मैं आपको न्यूमेरिकल्स में पूरे टेक्स्ट के इतना कैपेबल कर दूंगा, इतने शॉर्टकट सिखा दूंगा कि अगर न्यूमेरिकल 20 नंबर का है तो 15 नंबर सिक्योर करना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। जितना मर्जी मुश्किल न्यूमेरिकल हो, 15 मार्क्स सिक्योर करना किसी भी न्यूमेरिकल से मुश्किल नहीं होगा। सेकंड क्या रहता है? उसमें आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए होगी, बिकॉज वो चीज़ है याद करने वाली। मैं आपको याद करवा सकता हूँ, करना किसने है? आपने। आप थ्योरी में एफर्ट कर दें, मैं न्यूमेरिकल में आपको इतनी शॉर्टकट्स बता दूंगा, इवन पूरे टेक्स्ट में बता दूंगा कि आपके लिए पेपर जो है वो कभी भी नॉन फेमिलियर नहीं रहेगा। लेकिन पेपर की डिवीज़न जो है वो ये है, वो आपने याद रखनी है। अब देखें, हमारे इस सब्जेक्ट के कुछ इश्यूज़ हैं जो मैं आपको डे 1 पे बताता हूँ। देखिए, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं बेवकूफ़, दूसरे होते हैं अक्लमंद। बेवकूफ़ वो हैं जो खुद सफ़र करते हैं, गलती करते हैं और बाद में पछताते हैं। अक्लमंद वो होते हैं जो दूसरों की गलतियों से सबक सीखते हैं। क्या इसने काम किया है, मैं भी इसी पाथ पर जा रहा हूँ, मैंने ये काम नहीं कर रहा। वो चीज़ है आपके सामने जो मैं डिस्कस करने लगा हूँ। ये कैफ 1 का भी है, कैफ 2 का भी। हम कैफ 2 की बात करते हैं।
इसके रिजल्ट्स अगर देखें तो हमने स्प्रिंग से देखना है, उससे जाने के पीछे हमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्प्रिंग 2022 से ऑनवर्ड हमारा ट्रेंड चेंज हो गया हुआ है। आई कैप का पेपर टेस्ट करने का तरीका, क्वेश्चंस को टेस्ट करने का तरीका क्या हो चुका हुआ है, ऑल टुगेदर चेंज है। तो हम पिछली 5 अटैम्प्टों के रिजल्ट्स जो हैं वो कंपेयर करते हैं। देखें जी, स्प्रिंग 2022 का रिजल्ट कितना है, दैट इज़ 31%। ऑटम में कितना है, 38। ये कितना, स्प्रिंग 23 29, ऑटम कितना है 43, और स्प्रिंग 24 कितना है 35%। एवरेज आ रही है इसकी 35% पिछले 5 अटैम्प्टों की। आप इस ट्रेंड में एक चीज़ गौर कर रहे हैं, ऑटम का रिजल्ट बेहतर है, स्प्रिंग का रिजल्ट वर्स्ट है। आपने गौर किया कि स्प्रिंग का रिजल्ट जो है वो क्या है, ख़राब है, ऑटम का रिजल्ट कंपैरेटिवली बेहतर है। अब ये ना हो कि जी हम पेपर ईयर देंगे ऑटम में, ऐसी की बात नहीं है। इसके रीज़न क्या है, आपके ख्याल से क्या रीज़न होगी कि स्प्रिंग का रिजल्ट लाइक 29, 35, 31 क्यों, क्या हो सकती है? पेपर टफ नहीं आता, स्प्रिंग का पेपर आसान होता है हमेशा, ऑटम का पेपर हमेशा मुश्किल आता है। स्प्रिंग का पेपर क्वाइट सीधा आता है, इससे डबल आसान आएगा पेपर, लिखवा लो मेरे से। स्प्रिंग का पेपर जितनी भी अटैम्प्ट निकालेंगे, स्प्रिंग अटैम्प्ट का पेपर आसान होगा, रिजल्ट गंदा होगा, ऑटम का पेपर मुश्किल होगा, रिजल्ट अच्छा होगा। रीज़न क्या है? सर्दियाँ। हाँ, और आपके ख्याल से इसकी सबसे बड़ी रीज़न होती है कि स्प्रिंग अटैम्प्ट में आपका सिलेबस चेंज हो जाता है। व्हाट इज़ द रीज़न? स्प्रिंग अटैम्प्ट में सिलेबस चेंज हो जाता है। आपके ख्याल से लास्ट अटैम्प्ट में जितने बच्चों ने पेपर दिए होंगे सारे पास हुए होंगे? अभी दिखाता हूँ ना आपको, ये देखें। फॉर एग्जांपल ये स्लाइड नंबर 20 थी, यहाँ पे कितने बच्चों ने पेपर दिया था टैक्स का, 6692। कितने पास हुए हैं? 35। कितने % बनते होंगे? कोई 25 बच्चा पास हुआ होगा, बाकी सारे बच्चे क्या हुए? फेल। अभी जो फेल हुए हैं बच्चे, क्या इन्होंने दोबारा पेपर देना होगा? जाहिर सी बात है दोबारा पेपर देंगे। अब जो दोबारा पेपर देते हैं ना, असल में बुराई होती है उनके साथ। मैंने पहले ही कहा आपको, या तो ये पहली अटैम्प्ट में है या तीसरी में है। इसका तीसरी में जाने की रीज़न ये है कि आप जब पेपर पढ़ते हैं, अगली में क्या हो जाता है, सिलेबस चेंज हो जाता है, आपको पता नहीं होता। आप कहते हैं मुझे सारा आता है, मैं तो 48 पे फेल हुआ हूँ। भैया 48 पे फेल नहीं हुए, आपको लगता है आप 2 नंबर फेल हुए, आपके पेपर में 52 मार्क्स नहीं आए। ये एक बहुत बड़ी ना मिथ बना दी हुई है। एक बच्चा आया, सर मैं देखिए 48 पे फेल हो गया हूँ, बस सारा मुझे आता था। मैंने कहा भाई नहीं, तेरे पेपर में 52 मार्क्स नहीं आए, तो आई क्या आपसे चिबड़े खा के आए? तो वो 30 वाला हो, 35 वाला हो, 45 वाला हो, वो फेल 2 नंबर से नहीं हो रहा, 5 नंबर से नहीं हो रहा, 10 नंबर से नहीं हो रहा। अगर जिसके 40 हैं उसको पेपर में 60 नंबर नहीं आते थे तो 40 हैं। तो सबसे बड़ी रीज़न इनकी यही होती है कि पहले टेक्स्ट पढ़ते हैं, सही तरह पढ़ते नहीं हैं, पेपर फेल हो जाता है। अब टेक्स्ट का सिलेबस चूँकि हम इसमें अपडेटेड फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे होते हैं, ये चेंज होता रहता है। पूरे कैफ में वाहिद टैक्स है जो हर साल के एंड पे चेंज होना ही होना होता है। मतलब इसका एक थंब रूल है कि हर स्प्रिंग की अटैम्प्ट जो होगी वो नई फाइनेंस एक्ट के मुताबिक होती है। आपने सुना होगा अभी रिसेंट 2 माह पहले हमारा बजट आया था पाकिस्तान का। जैसे ही बजट आ जाता है, अप्रूव होता है, हमारा वो कहलाता है फाइनेंस एक्ट। वो चेंज हो गया, अब टैक्स का सिलेबस क्या हो जाएगा, चेंज। तो हर मार्च की अटैम्प्ट जो होती है वो न्यू सिलेबस के मुताबिक होती है। जब सिलेबस चेंज होता है, अभी रिज़ल्ट आएगा, अभी इस दफ़ा भी कोई 7,500 बच्चों ने पेपर दिए, सारे पास होने। इस दफ़ा तकरीबन कोई आधे बच्चे पास हो जाएंगे। वो जो बच्चे फेल होंगे ना, वो दोबारा फेल होते हैं माशाल्लाह से। ये आई कैप का कभी आप उठाइएगा, एग्जामिनर कमेंट्स पर बताता है कि जो रिपीटर्स हैं ना, वो सेकंड अटैम्प्ट में दोबारा फेल होते हैं। देखिए आप लोग टेक्स्ट पढ़ने आए हैं, आप लोग टेक्स्ट पढ़ रहे हैं फर्स्ट टाइम, ऐसे ही है। आपको नहीं पता कि माजी में क्या रेट थे, माजी में क्या रूल्स थे, कुछ पता है? आपके लिए यही फर्स्ट टाइम है। जो रिपीटर हजरात होते हैं उनके लिए क्या होता है, उनको पहले ओल्ड चीज़ें भूलनी होती हैं, न्यू चीज़ें याद रखनी होती हैं, फिर ये करना होता है कि पेपर देना होता है, जो उनसे नहीं हो पाता। उनको पता ही नहीं होता कि भाई चेंजेस आई क्या हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका पेपर फेल होता है। तो स्प्रिंग की अटैम्प्ट के रेशो गिरने की वजह ही यही है कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है कि सिलेबस क्या है, आउटडेटेड सिलेबस होता है, लेक्चर्स नहीं लेते हैं, या उनको पता नहीं होता क्या चेंजेस है क्या चेंजेस नहीं है। बिकॉज एक चीज़ याद रखिएगा, आपके सिलेबस में अगर एक लाइन भी चेंज होगी ना, आई कैप हमेशा अपडेट्स को टेस्ट करता है।
तो जिसको नहीं पता सिलेबस में क्या अपडेट आई है, पेपर देखेगा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो स्प्रिंग की अटैम्प्ट में फेल होने की रीज़न क्या है, आपका सिलेबस क्या होता है, चेंज। मतलब अभी जो हम फाइनेंस एक्ट पढ़ेंगे डेट इज़ अपडेटेड फाइनेंस एक्ट, तमाम न्यू रूल्स हैं, जिसकी वजह से बुक भी सारी अपडेट करनी पड़ जाती है हर साल के बाद। तो ये रीज़न है, और यही रीज़न है टेक्स्ट का पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में पास होता ही नहीं है। बिकॉज सेकेंड अटैम्प्ट में तो आपने खुद पढ़ना है, आपको क्या पता कि रूल्स क्या चेंज हैं क्या चेंज नहीं है, फिर क्या होगा, उड़ जाएगा। फिर थर्ड में अकल आती है, यार अच्छा दोबारा पढ़ के देखता हूँ है क्या था बीच में, फिर पास हो जाते हैं। लेकिन इस पेपर को पहली अटैम्प्ट में पास करना ज़्यादा आसान है। कैसे, अभी हम उस पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये पूवर इसकी रिज़ल्ट है, पेपर दिया, पेपर फेल हो गया, तो हु इज़ द रेलिवेंट पर्सन जो आपको जवाब देगा। पेपर दे के आए हैं, पेपर फेल हो गया है, आप किससे पूछेंगे अपना रीज़न फेलियर का, मेरे से पूछेंगे, मुझे क्या बताओ, दोस्त से पूछेंगे वो खुद फेल है, या जाकर किसी इनफ से पूछेंगे वो है ही फेक, किससे पूछेंगे, अपने आप से झूठ बोलेंगे, अपने आप से। तो अब निकलते हैं आई कैब हॉल से, अम्मी आ गया मेरिट सर्टिफिकेट, आते 40 नंबर नहीं है आपके, तो कैसे पूछेंगे। हु इज़ द अप्रोप्रिएट एंड राइट पर्सन जो आपकी गलतियां आइडेंटिफाई करे, वो जिसने फेल की है। आई कैप हर अटेम्प्ट में हर पेपर के क्या देता है, एग्जामिनर कमेंट्स देता है जो बताते हैं कि हमने बच्चों को क्यों फेल किया या किस अटेम्प्ट में बच्चों की शॉर्ट कमिंग्स क्या थी। वो क्वेश्चन बाय क्वेश्चन भी कमेंट करते हैं, वो जनरल कमेंट भी देते हैं कि भाई ये तुम गलतियां जो है वो कर रहे हो, ये तुमने गलतियां नहीं करनी, अगर तुम ये गलतियां ना करो मैं तुम्हारा पेपर पास कर दूंगा। और ये बेचारा एग्जामिनर कह के मर गया, बच्चे बाज नहीं आते। क्यों? हमारी मेजॉरिटी आवाम को पता ही नहीं है कि एग्जामिनर कमेंट्स नाम की चीज़ एग्जिस्ट भी कर रही होती है। अभी हम कुछ एग्जामिनर कमेंट्स डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे उसने क्या जनरल मिस्टेक्स बताई हैं। अगर आप इनको अवॉइड कर लें, आपका पेपर जो है पास हो सकता है। जैसे स्प्रिंग 24 35% रिजल्ट था, अभी स्प्रिंग 25 है, आपके देखते हैं आप कितना आएगा। 8 क्वेश्चन आए थे, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन में अच्छी खासी बुरी परफॉर्मेंस है ये। वो कहता है जी द ओवरऑल परफॉर्मेंस सेशन जो डिक्लाइन हुई है 43 से, मेनली ड्यू टू पुअर परफॉर्मेंस इन दीज 3 क्वेश्चंस। आगे वो प्रॉपर ये जेनेरिक कमेंट दे रहा है, बाकी हर पेपर में क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कमेंट बताएगा इस क्वेश्चन में ये मिस्टेक्स की हैं आपने। कहता है जी इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट examinees struggle with the fundamental concepts including the understanding of various terms। के बच्चों को फंडामेंटल कंसेप्ट ही नहीं पता, वेरियस टर्म्स का नहीं पता। जैसे बच्चों को ये नहीं पता कि डिस्कस का मतलब क्या होता है, बच्चों को ये नहीं पता कंप्यूट का मतलब क्या होता है, बच्चों को ये नहीं पता कैलकुलेट का मतलब क्या होता है। वो कह रहे हैं, जैसे उसने एग्जाम्पल दिया कि मैंने ये सवाल दिया था, बच्चों ने उसके साथ ये इशू कर दिया। फिर कहते हैं टू एड्रेस दीज इशूज एग्जामिनीज आर इनकरेज टू फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ की टर्म्स सच एज डिस्पोजल एंड कैपिटल एसेट्स, रिव्यूइंग स्टडी मटेरियल, कंसेप्ट्स को अपने क्लियर करें, प्रैक्टिस करें, और ग्रुप डिस्कशन वगैरह जो है उसमें आप पार्टिसिपेट किया करें। ये इसने किस में बताया, स्प्रिंग 24 में। चले माइट भी ये नॉर्मली वगैरह हो, जिस बात में आ गया एग्जामिनर चेंज होता रहता है। ऑटम 23 में आते हैं, कितना रिजल्ट है 43%, दैट इज गोइंग टू बी अ गुड रिजल्ट। अभी तक टेक्स्ट का हाईएस्ट रिजल्ट ये है। इसमें भी देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 7%, 6 21%, और यू कैन से 4 भी ज़रा बुरा ही है। ऑटम का रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है, क्यों? सिलेबस चेंज नहीं होता, बच्चा पहले फेल हो गया होता है दोबारा पढ़ लेता है, पेपर पास हो जाते हैं। कहते हैं जी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हुई है 29% से। हाउएवर डाउन साइड क्या है कि बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर रहे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के ऊपर और इररेलेवेंट चीज़ें लिखती हैं जो हमें नहीं चाहिए होती। सेम मिलती जुलती बात उसने की है दोनों अटैम्प्ट में। चलें, शायद अभी भी इसका दिमाग ठीक ना हो। स्प्रिंग 23 29% रिजल्ट। कहता है जी ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है डिक्लाइंड हुई है ऑटम 22 से। क्वेश्चन में आप परफॉर्मेंस देखें स्प्रिंग में 1 2 3 4 5, 8 में से 5 वालों में क्या बचेगा, बेटा करेगा, तो पास क्या करेगा वो। फिर बताता है वो कि इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट एग्जामिनीज वर अनएबल टू अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज टू प्रैक्टिकल सेशन। बात वही कर रहे हैं कि भाई आपको पता ही नहीं है कि आपने नॉलेज को अप्लाई कैसे करना है, लिखना कैसे है, कौन सा कंसेप्ट है कौन सा नहीं, आपको उसका कुछ भी नहीं पता।
जैसे उस एग्जांपल दी है कि मैंने कहा था कैरी फॉरवर्ड लिखो, बच्चों ने कैलकुलेट कर दी है। हाउएवर के बच्चों को नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन में डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, रिलेट करते हुए क्या आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो ये एग्जामिनर ने, आप बॉटम 22 में देखेंगे 38% रिजल्ट है, सही परफॉर्मेंस कह रहा है कि ये बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है। क्यों? थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है उस पर बच्चों की राइटिंग स्किल जो है पुअर है, रिक्वायरमेंट्स के ऊपर वो जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। उस तो यहाँ फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन की वर्डिंग जो है इनके ऊपर वो फोकस वगैरह नहीं कर रहे। इवन स्प्रिंग 31 उस पर भी उसने बता दिया कि सिलेक्टिव स्टडी है, थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं अप्लाई कर पा रहे और क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट्स को नहीं पढ़ते। तो पिछली 5 अटैम्प्ट की ये एग्जामिनर कमेंट्स हैं। अगर आप इन एग्जामिनर कमेंट्स को प्रॉपरली रीड करें पूरे पेपर को और समराइज़ करें तो टेक्स्ट के पेपर में जो प्रॉब्लम्स हैं वो एग्जामिनर ने आपको आइडेंटिफाई कर दिया कि यार ये रीजंस हैं बच्चों का फेल होने की। पहला है कि इन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जामिनर वांट्स, एग्जामिनर को क्या चाहिए ये पता ही नहीं है, और ये हाल बुरा होता है बच्चों का इसमें। वो कहता है डिस्कस, हम क्या करते हैं कैलकुलेट कर देते हैं। वो कहता है कैलकुलेट, हम क्या कर देते हैं डिस्कस। यही चीज़ आपके साथ बीलो में होनी है, यही चीज़ आपके साथ कंपनी लॉ में होनी है, यही चीज़ होनी है आपके साथ ऑडिट में जाके। देखिए 5-6 टर्म्स है। एक है कंप्यूट, कंप्यूट का मतलब क्या होता है? कैलकुलेट करके नंबर्स में लिखना। इसको कहीं लिख लें, याद रहे आपको। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? नंबर्स में कैलकुलेट करके अमाउंट निकाल के देना। कैलकुलेट का मतलब क्या होता है? वही सारा डाटा नंबर में निकालना। डिस्कस का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में बताना। क्या? अंग्रेजी में बताना कि यार ये चीज़ ऐसे है और ये चीज़ ऐसे है। डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है? अगर उर्दू में देखें वजाहत करना, जिसमें आप क्या करेंगे अंग्रेजी ही बताएंगे कि यार ये चीज़ ऐसे ऐसे होनी चाहिए। ये 4 से 5 टर्म्स हैं जो हर सवाल की रिक्वायरमेंट हैं और बच्चा इसी में आज तक कंफ्यूज है कि उससे डिस्कस लिखा है वो क्या करते हैं कैलकुलेट कर देते हैं। वो कैलकुलेट कहता है डिस्कस करके आ जाते हैं। वो डिस्क्राइब कहता है ये कंप्यूट कर देते हैं। और ये एक नहीं है, ये जम्मे गफीर है बच्चों का। आप ऐसे बैठे होंगे पता ही नहीं होता, रिक्वायरमेंट्स केयरफुली नहीं पढ़ते। तो ये सबसे बड़ी रीज़न है। ये आपकी सिर्फ टेक्स्ट में नहीं है, ये रीज़न हर पेपर में दे रहा है। वो आप जाके पढ़ें बिजनेस लॉ के एग्जामिनर कमेंट्स, वो बताएगा कि भाई केस सिनेरियो में मैं कहता हूँ डिस्कस करो, वो डिस्कस नहीं कर पाते। आप जाके पढ़े FAR 1 के कमेंट्स, सेम आ रहे होंगे कि एग्जामिनर क्या चाहता है हम उसको वो नहीं बता रहे। हम क्या बताते हैं? हमें जो आता है। हम क्या बता रहे हैं? भाई मुझे ये आता है, तुझे मसला है तो फेल कर दे, वो कर देते। तो उसने क्या पूछा है हमें वो नहीं पता चल रहा। इसके रीजंस हैं, या तो हमें टॉपिक की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, या टॉपिक की हमें प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं होती, हम पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ पाते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम आपको R1 में भी मिलती है, ये प्रॉब्लम आपको बिजनेस लॉ में मिलनी है, ये प्रॉब्लम CMA में। ये प्रॉब्लम जो पहली है, अगर आप इसको जिस दिन ओवरकम कर ले, आपके आपके CA में पेपर पास करने के चांसेस बढ़ जाएंगे 50%। ये वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि क्वेश्चंस की आइडेंटिफिकेशन ही नहीं हो पाती, वो हमसे पूछ क्या रहे। ये सबसे बड़ा मसला है बच्चों का। क्यों? अनफॉर्चुनेटली या तो रीडिंग प्रॉपर नहीं होती, हमें इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, अगर पढ़नी आती है हम उसको ट्रांसलेट नहीं कर पाते, हम उसको रिलेट नहीं कर पाते उसने हमसे कहा क्या है, पूछा क्या है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। और यहाँ पे बच्चा क्या होता है? फेल होता है। अभी रिजल्ट आएगा, बच्चे फेल होंगे, आ जाएंगे। अब किसी भी स्टूडेंट जिसने पढ़ा है उससे ज़बानी पूछना, इसका मतलब क्या है? आपको 90% बच्चे ज़बानी हर चीज़ सुना सकते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट बताएंगे, बिल्कुल एक्यूरेट बताएंगे। उसे कोई लिख के दिखाए, लिखना नहीं आता होगा। क्यों? उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। बताने में सारे शेर हैं, लिख नहीं पाते। क्यों? उनको एग्जामिनर की समझ नहीं आ रही एग्जामिनर क्या कह रहा है। और एग्जामिनर कह रहा है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट जो है वो प्रॉपरली क्या करो, अंडरस्टैंड करो। उसके बाद सेकंड, दैट इज सिलेक्टिव स्टडी। ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं, ये गलती नहीं तो गुनाह है। आप जंग में जा रहे हैं, गोलियां घर छोड़ गई हैं, शहीद ही होंगे। इसको शहीद नहीं कहते, इसे कहते हैं, अगर वो वर्ड बोलूं, कुत्ते की मौत मारा गया बंदा। साफ सीधी बात है। आपको पता है आप जंग में जा रहे हो और गोलियां घर छोड़ गए हो, कोई मैं शहीद हो गया हूँ, वो शहीद होता है। खुदकुशी है भाई, साफ सीधी बात है।
तो वही है, आपको पता है कि यार एक पेपर है, अभी हमने ग्रिड की बात की है, आपको पता है कि सेल्स टैक्स 30 नंबर का आना ही आना है, बता दिया। अगर सेल्स टैक्स आपका वीक है तो पेपर क्यों करने जा रहे हो अटेम्प्ट? और मेजोरिटी बच्चों का फेल होने के रीज़न सेल्स टैक्स है। अभी जितने आपको स्टैट्स दिखाए हैं वो क्वेश्चन 7 जो प्रॉब्लमेटिक है वो सेल्स टैक्स का सवाल है। मेजोरिटी बच्चा सेल्स टैक्स का सवाल नहीं कर पाता हमारा बैठ के, हालांकि उनको पता है कि भाई डे 1 के ऊपर इस एरिया में से 30 नंबर आने ही आने, फिर टॉपिक छोड़ देते हैं। और अल्लाह ताला का इंसाफ जो है ना वो बहुत ही मुनसफान है। वो कहते हैं ना एफर्ट्स के बदले ही हर चीज़ मिलती है। आपको दुनिया भी बकदर एफर्ट्स मिलनी है, आपको आखिरत भी क्या मिलनी है, बकदर एफर्ट्स मिलनी है। आप कह दिए मैं पैदा हुआ किसी मुसलमान आलम के घर में, अब मेरे अब्बा जी बहुत बड़े मुसलमान हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, ज़कात देते हैं, सब कुछ करते हैं, बट मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, बस मैंने कलमा पढ़ के पैदा हो गया था और अजान सुन ली मैंने, अब मैं मरूंगा तो मेरी नमाज़ पढ़ी जाएगी, डेट्स इट, मिलेगी जन्नत आपको। जो छितरोल होनी है ना वो तो काफरों ने इंजॉय करनी है, यार हमें इतनी नहीं पड़ी जितनी इसको पढ़ रही है, क्यों? एफर्ट्स नहीं की। और ये तो आपने अगर स्टडी किया हो रिलीजन, वो भी कहता है आपको, इस्लाम में भी बताया गया कि आपको कोई चीज़ चाहिए आपको एफर्ट्स करनी पड़ेगी। अगर आप दीन के ऊपर आते हैं तो जो हमारा दीन फैलाया गया है कैसे आराम से फैला गया था। मतलब अगर देखें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अरब के मशहूर ताजर, वेलो फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुरैश से उनका ताल्लुक़ है। ऐसे ही है, उनकी जो ज़ौजा थी हज़रत खतीजा, मालदार खतून है, एक अच्छा खाता पीता घर, जो अमीर फैमिली में आती हैं, नबूवत मिलती है, वही आती है। अब क्या किया उन्होंने? सब कुछ छोड़ा। कितनी स्ट्रगल की थी वो, 23 साल की स्ट्रगल की, तो फिर इस्लाम यहाँ तक पहुँचा, हमारे पास आज है। आप कभी उठा के देखें, हालांकि उनके लिए कितना आसान था कि दुआ करते अल्लाह से कबूल ना होती, बट करके दिखाया कि भाई मेरे लिए भी, मैं नबी हूँ, आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, ये तुम्हारा आखिरी दीन है, आखिरी किताब है, अगर इसको दुनिया में फैलाना है तो क्या करनी पड़ेगी? आपको एफर्ट्स करनी पड़ेंगी। कहाँ पे उनको निकाला कबीले से, ताइफ का वाक़या हुआ और कौन कौन से वाक़े हुए, सारा कुछ बर्दाश्त किया, ग़ज़वा लड़ी, ग़ज़वा में ज़ख्मी हुए, ग़ज़वा उहद में क्या कुछ नहीं किया। उसके बाद देखे फैलाने के लिए यहाँ तक के तो करबला का वाक़या अगर इस्लाम में कितनी स्ट्रगल हुई, अभी भी हो रही है, फिर जाकर दीन फैला। तो एक दुनिया के बाद एक वो लाइफ जिसका अभी पता भी नहीं है कैसी है कैसी नहीं है, उसको कमाने के लिए हम यहाँ पे एफर्ट्स कर रहे हैं। तो दुनिया की चीज़ पाने के लिए एफर्ट्स नहीं करनी पड़ेंगी। अब जो जितनी एफर्ट्स करेगा उसको उतना मिलेगा फल। अब 2 बच्चे गए हैं आई कैप में बैठे हुए हैं, 2 चेयर्स पे आगे पीछे बैठे हुए हैं। एक ऐसा बच्चा है जो उसने पूरे 4 या 5 माह पढ़ा है, प्रॉपर तैयारी की है, उसके हर टॉपिक तैयार है, वो भी पेपर कर रहा है बैठ के। एक पीछे बच्चा बैठा जिसने एक पूरा चैप्टर ही छोड़ा हुआ है, वो भी पेपर कर रहा है बैठ के। एक ने पेपर किया पूरे 100 मार्क्स का, 90 मार्क्स का, एक ने पेपर किया 80 मार्क्स का। खुद बताएं दुआ कबूल होने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी किसके ज़्यादा है, जिसने पूरा पेपर किया है या जिसने आधा पेपर किया है? साहिब है, क्योंकि उसकी एफर्ट्स हैं। अब उसने एफर्ट्स की हैं, वो दुआ करेगा कबूल भी होगी, क्यों? अल्लाह ने देखा है। और जिसने नहीं की वो क्या कहेगा? जी मिरेकल हो जाए, मौजज़ा हो जाए। तो भाई जितने हम गुनहगार हैं ना, यहाँ मौजज़े तो होते नहीं हमारे साथ, साफ सीधी बात है। तो ये फैक्ट है। और जब आप सिलेक्टिव स्टडी पे जाते हैं, जब आपने एक टॉपिक छोड़ दी है ना, तो आप आधी गेम आई कैप हॉल में एंटर होने से पहले हार चुके हैं। क्यों? आप घर से निकले हैं, आप हॉल जा रहे हैं, आप पेपर नहीं सोच रहे होते। आप क्या सोच रहे होते हैं? यार ये टॉपिक नहीं किया, या अल्लाह सवाल ना आए, या अल्लाह सवाल ना आए, आपके माइंड में चलेगा। और पेपर में अगर वो सवाल आ जाए, गया पेपर आपका। फिर आप ये नहीं देखते कि भाई मुझे 90 नंबर का पेपर आता है। आप क्या करते हैं? ये मैंने नहीं पढ़ा था, ये मुझे नहीं आता। अब आप फिर सोच रहे होते हैं अब घर जाना है, अगली दफ़ा रीटेक लेना है, पैसे कहाँ से लेने हैं, और आई कैप की फ़ीस कितनी है, क्या ASF पे करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा। अच्छा फलाने दोस्तों कॉल करता हूँ, यार तू पोर्टल ले, हम शेयर कर लेंगे, या जाके एनोनिमस बन के गालियाँ निकालूंगा 5 लोगों को। इस तरह सोच रहे होते हैं। आप पेपर नहीं कर रहे, आपके दिमाग में क्या चल रही है? अगले 6 माह की प्लानिंग। और फिर वहाँ पे या अल्लाह इस दफ़ा बस पेपर पास कर दे, अगली दफ़ा पहले दिन से क्या करना है, मैंने पढ़ना शुरू करना है। ये 2 अप्रोचेस है। एक वो बंदे की जो वेल प्रिपेयर्ड होके गया है,
एक वो बंदा जिसकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, जिसकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है वो अल्टीमेटली फेल होगा। ये बीए नहीं है, इवन बीए में ऐसा नहीं होता। अब तो उस पर अगर 5 साल पेपर करने पड़ते हैं तो पास होगे, नहीं करो उसमें फेल हो जाओगे आप, उसमें भी आप सिलेक्टिव स्टडी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे अगर आप ड्यू एफर्ट्स पुट ऑन नहीं करेंगे आपका नहीं होगा। और ये आसान है, इसमें लंबे लंबे सवाल नहीं करने होते, वरना तो बीकॉम बीए में तो लिख लिख के हाथ तक जाते बंदे के, शीटें भर भर के उर्दू में लिख के आए होंगे आप गालिबी गज़लें। इंटरमीडिएट में कितना लिखना पड़ता था, वो मजमून लिखने बैठ तो नाप रहे यार 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, हाथ थक जाते थे, नंबर पूरे नहीं होते। तो यहाँ शॉर्ट लिखना है, कंसाइज लिखना है, उसने जो पूछा है बताओ, पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, इवन मेरिट सर्टिफिकेट आया था। तो भाई करना पड़ेगा। तो सिलेक्टिव स्टडी आपने जिस दिन जिस सब्जेक्ट में कर ली, मुबारक हो, आप उसकी अटेम्प्ट दोबारा दे रहे होंगे, ये फैक्ट है। क्योंकि आई कैप एज ऑफ नाउ हर चीज़ पूछ रहा है। ये आपको पेपर दिया है, इसमें उसने हर चीज़ पूछी है, उसने कोई चीज़ नहीं छोड़ी। R1 में इस अटेम्प्ट के पेपर में उसने किसी चैप्टर को नहीं छोड़ा, R2 में उसने किसी चैप्टर को नहीं छोड़ा। वो हर टॉपिक में से हर जगह से कोई ना कोई चीज़ टेस्ट कर रहा है। तो आप सिलेक्टिव स्टडी कभी भी नहीं कर सकते। करेंगे तो पेपर क्या होगा आपका, 110% फेल ही होगा, बिकॉज आपका मार्जिन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। जिसने पेपर किया 100 मार्क्स का, वो 50 मार्क्स की गलतियां कर सकता है। जिसने पेपर ही 90 मार्क्स का किया, अगर उसकी गलतियां हुई 50 मार्क्स से, कितने नंबर आएंगे, 40 ही आएंगे। तो सिलेक्टिव स्टडी कभी भी नहीं करनी। आपको ना बहुत लोग गाइड करेंगे टेक्स्ट में, बेशक आप आजमा लीजिएगा, आपको मिस गाइड भी करेंगे। ख़ास तौर पर एक मशवरा दूँ, सिंसेयर मशवरा, बिकॉज मैं भी आप में से आया हूँ उठ के, इस फील्ड में आपका सीनियर स्नेक होता है, आपका दोस्त और आपका सीनियर सांप है। कभी भी ये आपको अपने बराबर नहीं आने देंगे, कभी भी ये आपको अपने से आगे नहीं जाने देंगे। ये चीज़ याद रखिएगा। नहीं, देख लीजिएगा, मैं भी इधर हूँ, आप भी इधर है, बताइएगा आपको सबसे जो अगर पुट्ठा मशवरा आपका दोस्त देगा या सीनियर देगा? क्यों? क्योंकि उसके तो पेपर फेल हो गए हैं। वो चाहेगा अगर आपके पास होगे बराबर आ जाओगे, आगे निकल जाओगे, बर्दाश्त नहीं होगा। इस फील्ड के स्टूडेंट्स में हसद बहुत है, और ये फैक्ट है, ये बहुत बड़ा फैक्ट है। अभी चूंकि आप में से मेजोरिटी की कैफ की फर्स्ट अटैम्प्ट है, अभी बेस्ट फ्रेंड्स होंगे, बेस्टीज, 2 जिसमें एक जान, एक कप में कठी चाय पियेंगे, दोस्ती बढ़ेगी। कुछ नहीं होता, एक दफ़ा ये अटैम्प्ट निकलने दें। अगर कोई फेल हो गया और कोई पास हो गया ना, फिर देखना क्या होता, दुश्मन होंगे यानी एक दूसरे को, खून के प्यासे बनेंगे। ये फैक्ट है। इवन इस सब्जेक्ट की बात करूं, अभी तो चूंकि स्टार्ट हुए ना, जब आपके पास लास्ट मंथ आएगा ना, आपको बड़े नीम हकीम मिलेंगे, जिसका ना नाम का पता, ना कौन है ये पता, ना जेंडर पता, भाई तू है कौन, बता रहा होगा यार ये ना करो मैंने तो नहीं किया था, ये ना करो मैंने तो नहीं किया था, ये छोड़ो पेपर पास हो जाएगा। आपको जो ऐसी बात करे ना, उस बंदे को ब्लॉक कर देना, छोड़ दे। मैं तो कहता हूँ छोड़ दे, मैं तो कहूँ दोस्त मरवाते हैं, मेरे मुंह पे कहता हूँ दोस्त मरवाते हैं। तो ये फैक्ट है। आपको इस सब्जेक्ट के ऊपर ना बहुत लोग गाइड करेंगे। स्पेसिफिकली अभी हमने चूंकि स्टार्ट ही करना है सेल्स टैक्स से, जी ये टॉपिक तो कभी पेपर में आज तक आया नहीं, क्या गारंटी है जो नहीं आया वो अभी भी नहीं आएगा? तो ये चीज़ आपने देखनी है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, डैट इज़ पुअर टाइम मैनेजमेंट, कि 3 घंटे में पेपर पूरा नहीं होता। ऐसे है, अभी आप लोग पीआरसी से आए ना, आपको अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का, एमसीक्यू तुक्के मार के आ गए हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ी है, आंखें खोली जहाँ आ गया हाथ कर दिया, या अकड़ बकड़ किया जहाँ पे आ गया कर दिया, अल्लाह ने पास कर दिया, माँ की दवाएं काम आ गई, इधर काम नहीं आती, इधर सारी दवाएं फेल हो जाती हैं। क्यों? बिकॉज पेपर आपने लिखने, आपके पास जितने ही बच्चे हैं ना, आप उनसे पूछे ना ज़बानी इनको हर चीज़ फिंगर टिप्स पे याद होगी, हर कंसेप्ट से याद होगा। ऐसे शदाई हैं इनको किताब के पेज नंबर भी याद होते हैं कि किस पेज नंबर पे किस हेडिंग के क्या सवाल दिए हुए, सॉल्यूशंस तक याद हो जाते हैं रटे मार मार के, बट लिखा नहीं जाता। क्यों? टाइम मैनेजमेंट नहीं। सुना होगा अक्सर जी 3 घंटे में पेपर पूरा नहीं होता, नहीं तो आप इसको फेस भी करेंगे। टाइम मैनेजमेंट जो है ये सबसे बड़ी आपके लिए चैलेंज भी होगा, लिखना ही पड़ेगा आपको, बिकॉज
चैलेंजिंग तो है, ख़ास तौर पर आपके सामने पेपर है, इस पेपर में जो आपको 4 न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, इन न्यूमेरिकल्स को टाइम में करना बड़ा मुश्किल है। जैसे एक सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 5 20 नंबर का है, ये 20 नंबर का सवाल है, इसका मतलब है 36 मिनट में करना है आपने। 36 मिनट में करना आई कैप हॉल में बैठ के एक क्वाइट चैलेंजिंग टास्क तो है, मुश्किल है। यही चीज़ आपने सीखनी है, बिकॉज ये पेपर 100 मार्क्स का है, 1 मार्क्स के लिए आपके पास 1.8 मिनट होते हैं। अगर कोई सवाल 10 नंबर का है ना, उसको मैक्सिमम आपने 18 मिनट में करना ही करना है। ये चीज़ है, ये चीज़ हम आपको सिखाएंगे। ख़ासतौर पर मैं आपके टाइम मैनेजमेंट और रिटन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करूँगा टेस्ट के ऊपर, बिकॉज लिखवाना है आपको। जितना लिखोगे उतना जल्दी आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। स्प्रिंग 23 का एग्जामिनर कमेंट था कि बच्चे सिर्फ पास पेपर करते हैं, समझते हैं हमें हर चीज़ आ जाती है। अगर आप सिर्फ पास पेपर पर रिलाई करेंगे ना, आपका सीए में नहीं होता। ये जो मैंने अभी पेपर दिया है हैंड्स ऑन, ये पेपर हिस्टोरिकली पिछली किसी अटैम्प्ट में इस तरह का पेपर नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 आउट ऑफ नो वे है, क्वेश्चन नंबर 1 आउट ऑफ नो वे है। तो आप सिंपल पास पेपर अगर करते हैं, समझते हैं कि मुझे हर चीज़ आ गई है, दैट इज़ नॉट अ कंक्लूसिव एविडेंस। आपके कंसेप्ट्स बेहतर होने चाहिए और आपको अदर देन पास पेपर भी करने चाहिए। जो हमारी बुक होगी उसमें कुछ आई गेस 15 के करीब क्वेश्चन हैं जो CFAP के, CFAP 5 के वो, और कुछ असाइनमेंट्स हैं जो आपसे करवाऊंगा जो अदर देन पास पेपर हैं, जो आपको लाजमी करनी पड़ेंगी, क्योंकि गेम सारी किसकी होती है, ये कंसेप्ट की होती है। उसके बाद अक्सर होता है कि जी टॉपिक याद किया, एंड पे भूल जाता है, चैप्टर पूरा पढ़ते हैं भूल जाता है। ये याद रखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, मेक समरीज ऑफ ईच चैप्टर। चैप्टर पूरा पढ़ लिया, अब एक चैप्टर में टोटल 12 पॉइंट होंगे या 15 पॉइंट होंगे जो पेपर में आने, उनकी समरीज बनाएं। टेक्स्ट में मैं आपको हर चैप्टर की समरी प्रोवाइड करूंगा, इवन बुक में हर चैप्टर के एंड के ऊपर उसकी न्यूमेरिकल शीट और उसकी समरीज अवेलेबल होंगी, तो आपको समरीज की भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर प्रिपरेशन आईकेप के मुताबिक नहीं होती, हम उसके मुताबिक करेंगे, पेपर प्रॉपर प्लान करेंगे और हम पूरा सिलेबस जो है वो करके जाएंगे। अभी चूँकि बुक अभी अपडेट फेज़ में है, तो आई गेस रिजल्ट के करीब करीब बुक आएगी, बिकॉज उसको लगता है महीना अपडेट करने में, प्रिंटिंग में, पब्लिशिंग में। तब तक आपको सारे नोट्स में हार्ड बाउंड में दे दूंगा, लेकिन उस बुक्स में हर चीज़ है। पिछली 30 अटैम्प्टों के पास पेपर हैं, ऑटम 2009 से लेके ऑटम 2024 तक के चैप्टर वाइज पास पेपर, एग्जामिनर कमेंट्स, सोल्यूशन, मार्किंग स्कीम, CFAP के क्वेश्चंस हैं बीच में, उसके अलावा एडिशनल असाइनमेंट्स हैं, एडिशनल क्वेश्चंस हैं, हर चैप्टर की समरीज़ हैं, फ्लो चार्ट्स हैं। तो फुल फ्लेज बुक है, उसके अलावा आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसमें टोटल सवाल निकालने की कोशिश करें तो तकरीबन 150 के करीब सवाल जो है उस किताब में गिवन है, वही कर जो, तो उसके अलावा कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट ये उसने जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई की है ना, आपने इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करनी, जिसमें चंद एक आपके ऊपर है, जो एक ही आप ओवरकम कर लो आपकी सारी ओवरकम हो जाएंगी, डेट इज सिलेक्टिव स्टडी। सिलेक्टिव स्टडी कभी भी नहीं करनी। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं, कोई टॉपिक मुश्किल है, कोई टॉपिक आसान लगेंगे, ये प्रैक्टिकली है। इसको कोई टॉपिक लगना आसान, इसको लगना है वो मुश्किल, इसको वो आना नहीं है बिल्कुल भी। ये पॉसिबल है, होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको छोड़ दें। होगा, कुछ ऐसे है उसको कर लेंगे, सॉर्ट कर लेंगे, बट सिलेक्टिव स्टडी आपने कभी भी नहीं करनी। अगर आप ये चीज़ें अवॉइड कर लेते हैं तो आपका पेपर जो है वो पास होने के चांसेस क्वाइट क्या हो जाते हैं, इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो इस सिलेबस से आपने क्या करनी है, रिलेट करनी है। ये कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जो इस सब्जेक्ट के लिए भी हैं और ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट के लिए हैं कि सिलेक्टिव स्टडी कभी भी ना कीजिएगा। अभी आप लोग 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, मैंने सबसे पूछा तो 3 सब्जेक्ट्स की ना टाइम मैनेजमेंट बड़ी मुश्किल लगती है। अगर आप से अभी किसी बच्चे ने कैफ का एग्ज़ाम दिया है, उसको शायद अभी याद भी होगा कि अगस्त के महीने में कितना पढ़ता था, कितने पढ़ते थे, बस फजर हुई है, इशा हुई है, पागल हो गए, ऐसे ही था। आखिरी महीने में हम 8-8 घंटे पढ़ रहे होते हैं। भाई सीए में जो कहते हैं ना आपको 8-8 घंटे पढ़ना है, 10-10 घंटे पढ़ना है, फिर सीए होगा, झूठ बोलते हैं। सीए रिक्वायर्स स्मार्ट वर्क, नॉट हार्ड वर्क। आप अगर डेली बेसिस के ऊपर 1 घंटा भी पढ़ लेते हैं ना, आपका पेपर पास हो जाएगा। आपने अक्सर देखा होगा, इवन पीआरसी वालों ने भी, कि जब आप आखिरी जो पढ़ने बैठते हैं, एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठे हैं, इकट्ठे 5-6 घंटे पढ़ने बैठे हैं, 3 घंटे पढ़ा, दिमाग फ्यूज़ हो जाता है,
फिर आप किताब देख रहे होते हैं, आपका दिमाग में कोई चीज़ याद नहीं रहती, सर दर्द हो रहा है, कंधे दर्द हो रहे हैं, आंखें दर्द हो रही हैं, और जो पढ़ा वो भूल जाता है। ऐसा है कि नहीं? क्या अगला पढ़ते हैं पिछला भूल जाता है, ऐसा है कि नहीं? ये होगा, ये साइंटिफिकली ये आपके माइंड की एक कैपेसिटी है एब्जॉर्ब करने की, हर एक की डिफरेंट होती है कि जी 1 घंटे तक दिमाग एक चीज़ को प्रोसेस कर सकता है, उसने देख ली है, अब उसको याद रखना है। आप पढ़ी जा रहे हो, उसके दिमाग में क्या जाना है? कुछ भी नहीं जाना, आप सिर्फ थका रहे हैं अपने आप को, दिमाग काम नहीं कर रहा होता। और जिनकी ये हैबिट होती है मेजोरिटी, वही बच्चे फेल भी होते हैं। ये एक साइंटिफिक स्टडी है, कभी अगर गूगल करके देख लीजिएगा कि 2.5 घंटे के बाद या 2 घंटे के बाद ऑन एवरेज दिमाग किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना छोड़ देता है, उसको रेस्ट चाहिए, फिर वो उसको प्रोसेस करता है, फिर आपको याद रहती है। अक्सर आपने देखा होगा या इवन देखेंगे जाके कि जब आप पढ़ने बैठते हैं, जो स्टार्टिंग के आधा घंटा पढ़ते हो वो याद रहता है, वो कभी नहीं भूलता, उसके बाद सारा भूल जाता है। क्यों? स्टार्टिंग का दिमाग एक्टिव था, उसे प्रोसेस किया, चीज़ों को याद रखा, आपके पास रही, अब क्या हो गया? भूल गया। तो इसके लिए सिंपल सी बात बताऊं, अपना टाइम जो है वो मैनेज करें। 3 सब्जेक्ट हैं, 3 सब्जेक्ट मैनेज करना सबसे आसान चीज़ है। आपके पास दिन में 24 घंटे हैं, आप हर तरह की याशी कर सकते हैं। देखें सिंपल सी बात है, एक आपके पास सब्जेक्ट होगा न्यूमेरिकल का, हम अज्यूम करते हैं कि आपके पास जो न्यूमेरिकल का सब्जेक्ट है उसकी क्लास जो है कितने घंटे की होगी? 1.5 घंटे की। हम अचीवली करते हैं, 1.5 घंटे वाली असम्पशन लेते हैं हम। एक आपके पास सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल, फॉर एग्जांपल हम लॉ ले लेते हैं, चलें 2 कर लेते हैं, नाराज़ ना हो जाइएगा, जहादी तो हैं वैसे आप लोग। लॉ 1 घंटे की क्लास है, ये क्लास हो गई। एक टेक्स्ट ले लेते हैं, ये मिक्स है, इसकी क्लास आई कैसे 1 घंटे 15 मिनट की है। ये टोटल क्लासेस एक दिन में कितने घंटे की बनती हैं बताएं? 4.25 घंटे, 4.25 घंटे। देखें अगर आपकी क्लास कोई न्यूमेरिकल की 2 घंटे की है, अगर आपने क्लास ली है तो दोबारा आपको कभी भी 2 घंटे नहीं पढ़ना होता। न्यूमेरिकल के पेपर सबसे आसान होते हैं। अगर आपने 2 घंटे की क्लास ली है, आप मैक्सिमम चलें, अगर आप स्लो लर्नर हैं, आप 1.5 घंटा जो है वो पढ़ सकते हैं। 2 सवाल मिलेंगे, 1.5 घंटे में हो जाते हैं। ऐसे ही है। लॉ की बात करें, अगर 1 घंटे की क्लास है, स्लो लर्नर है, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती, 1 घंटा कर लें। टेक्स्ट में 1 घंटा, इससे ऊपर तो मैं कहता हूँ पढ़ना तुम्हारे लिए पाप है, गुनाह मिलेगा इससे ज़्यादा पढ़ा। कितने बनती हैं? 1, 2, 3.5, 3.5। ये एक एवरेज स्टूडेंट है जिसकी टोटल ड्यूरेशन बनती है 7 घंटे 45 मिनट, या यू कैन से डेट 8 घंटे। आपको 3 सब्जेक्ट को मैनेज करने के लिए इंक्लूडिंग क्लासेस 8 घंटे चाहिए सिर्फ डे 1 से। इससे 1 मिनट भी ऊपर नहीं चाहिए, इससे कम लग सकते हैं, ज़्यादा कभी भी नहीं लग सकते। आपके पास 24 घंटे हैं, इस 24 में से 8 लेस करवा दो, आपके पास ज़िंदगी के 16 घंटे हैं। 16 घंटे में बड़ा कुछ इंसान कर लेता है। जो रील्स देखनी है जाओ देखो, जो काम करना है याशी करनी है करो। बट आपको अगर एक दिन में 3 सब्जेक्ट लेके चल रहे हो, आपको अपने ये 8 घंटे डे 1 पे निकालने पड़ेंगे, प्रायोरिटाइज करने पड़ेंगे। कर लोगे, 3 पेपर भी पास हैं, बर्डन भी नहीं आएगा, आखिरी महीने में भी सुकून से रहोगे। अगर ये आज से नहीं करते तो जब आएगा ना जनवरी का महीना, सब्जेक्ट ड्रॉप कर रहे होगे, तरले कर रहे होगे, आई कैब के फ्रीज के एप्लीकेशन दे रहे होगे या रो रहे होगे बैठ के। आपको आज चाहिए, क्लासेस तो लेनी है आपने आके, वो तो आपकी मजबूरी है। क्लासेस के अलावा आपको 3.5 घंटे चाहिए, और वो 3.5 घंटे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ एक साथ भी नहीं आपको चाहिए। आप उन 3.5 घंटे को डाइवर्सिफाई कर दें। 1 घंटा सुबह कर लें, 1 घंटा शाम में कर लें, 1 घंटा जो है रात में कर लें। यानी अकाउंटिंग जहाँ पे न्यूमेरिकल्स हैं, कैलकुलेटर्स हैं, वो हमेशा रात में करो बैठ के, बिकॉज उसमें ब्रेन कम चाहिए होता है, ज़्यादा आपको चाहिए आपकी कैलकुलेटर की स्किल्स चाहिए होती है। बिकॉज जो क्लास में कंसेप्ट पढ़ लिया, भाई ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, आपको लग गया पता। अंग्रेज़ी पढ़नी है, ट्रांसलेट करना है, नंबर्स में लिखना है। ये वो सब्जेक्ट हैं या ये वो चीज़ें हैं, अगर आप थके भी हुए ना एनर्जेटिकली, आप इनको कर सकते हैं। अब जो चीज़ें याद करने वाली हैं, ये उस टाइम करो जब आप हाई एनर्जी जोन में होते हो। मॉर्निंग में, जैसे बिजनेस लॉ है, इसको मॉर्निंग में कर लो, टेक्स्ट को दोपहर। ये सिर्फ 3 घंटे हैं।
क्लासेस के अलावा अगर ये 3 घंटे आप अपने साथ सॉर्ट कर लेते हो, आप लिखवाले में रिटर्न लिख के दे दो, पेपर पास हो जाएगा, तो आपका पेपर फेल नहीं हो सकता। 3 पेपर हैं, 3 भी, अगर आपके 4 पेपर हैं उसमें वो भी आप 2.5 घंटे ऐड कर लें, आपका पेपर मैनेज हो जाएगा। अगर 4 पेपर में 2.5 घंटे ऐड करते हैं तो जहाँ 16 हैं वहाँ कितने हो जाएंगे, 14 घंटे हो जाएंगे। बट 3 पेपर के लिए सिर्फ आपको तीनों का कंबाइंड कितना चाहिए, 8 घंटे, जिसमें से क्लासेस 4 घंटे की हैं, बाकी आपके अपने पढ़ने पे है। तो अगर ये आप ये कर लेते हैं, मतलब आपका पेपर जो है पास हो जाएगा, और आखिरी महीने में आपके लेक्चर पेंडिंग नहीं होंगे, आप रिविजन्स कर रहे होंगे। और टेस्ट में आपने लाजमी पार्टिसिपेट करना है। आपको कल स्केड्यूल मिल जाएगा कि किस किस दिन हमारा टेस्ट है, मतलब हर मंडे को हमारा टेस्ट है, साफ सीधी बात है। टेस्ट में लाजमी पार्टिसिपेट करना है, जो बुक्स जो नोट्स दे देंगे वो फॉलो करें, बाकी आपका पेपर जो है वो पास हो जाएगा। तो ये ओरिएंटेशन थी। आई जस्ट ट्राइड माई बेस्ट टू आप गाइड करूँ कि ये सिलेबस है, इसमें ये कुछ ऐसे है और ये ऐसे नहीं है। आपको क्वेश्चन आंसर है कर लें, टाइम सिर्फ हमारे पास 10 मिनट रह गया। चैप्टर हम कल ही स्टार्ट करेंगे ये वाला। हम अपना सिलेबस का आगाज़ करेंगे सेल्स टैक्स से, हम अपना सिलेबस का आगाज़ करेंगे सेल्स टैक्स से, बिकॉज सेल्स टैक्स नॉर्मली हर बंदा एंड पे करवाता है। एंड के दिनों में बच्चा भी बड़ा डिफ्यूज़ होता है, जल्दी जल्दी पढ़ता है, फारग कर देता है। 30 नंबर आने हैं इसमें से, मैं इसको पहले करवाऊंगा। हम अगले 3 हफ्ते सेल्स टैक्स की बात करेंगे, तो रिजल्ट से पहले पहले हमारा 40% सिलेबस जो है वो क्या हो जाएगा, वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह अपना बेसिक्स चैप्टर और सेल्स टैक्स, और रिजल्ट से पहले पहले हम अपना टैक्स का 40% सिलेबस जो है वो वाइंड अप कर रहे होंगे।